वेलकम बैक टू प्रकाश इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है वो बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया पहले, बर्नौली का प्रमेय होता क्या है, ये किन बातों पर निर्भर करता है, इसको जानने के लिए क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। तो बर्नौली का प्रमेय बताने से पहले मैं आपको इसके पार्ट के बारे में बताता हूँ, जिससे कि इसके बारे में अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले जानना जरूरी आपको ये है कि संपीड्य तरल क्या होते हैं, असंपीड्य तरल क्या होते हैं, श्यानता क्या होता है, अश्यानता क्या होता है, श्यान तरल क्या होते हैं, अश्यान तरल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बेस्ड बताते हैं हम। तो आज सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम संपीड्य तरल। संपीड्य तरल, संपीड्य को हम कंप्रेसिबल बोलते हैं। कंप्रेसिबल इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, तो संपीड्य तरल होते हैं, संपीड्य तरल वे तरल होते हैं जिन पर दाब डालने पर उनके आयतन में परिवर्तन हो सके। संपीड्य तरल वे तरल होते हैं जिन पर दाब डालने पर उनके आयतन में परिवर्तन हो सके। ठीक है, जैसे हमने पानी ले लिया, पानी एक तरल है, एक लिक्विड है, उसके ऊपर अगर हम दाब डालते हैं तो उसके आयतन में प्रसार हो जाता है। ठीक है, और इसी का उल्टा कर दिया जाए असंपीड्य, तो उसमें बोला जाएगा कि असंपीड्य तरल वे तरल होते हैं जिन पर दाब डालने पर उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया संपीड्य। और दूसरा वाला जो है, दूसरा होता है श्यान तरल, अश्यान तरल। तो जो श्यान तरल होता है, श्यान तरल में कोई दो तरल ले रहे हैं। जैसे हमारा ये मार्कर हो गया, ये तो तरल है नहीं, बट ये लिक्विड है नहीं, ये एक सॉलिड है यानी कि ठोस है। और एक ये हो गया बोर्ड। अगर हम लोग इस मार्कर को इस पर रखते हैं तो इसका ये वाला तल और बोर्ड का ये वाला तल दोनों आपस में घर्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो घर्षण हो रहा है, इसके जो गति का विरोध हो रहा है, इसे अगर हम लोग लिक्विड भाषा में बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे श्यान है। तो कोई एक तरल ले लो, जैसे मैंने लिया पानी, उसको जब डालते हैं तो पानी का तल और पृथ्वी का तल, दोनों तल के ऊपर जो घर्षण होती है, जो उसके पानी की गति का विरोध करती है, तो जो विरोध करती है उसे हम लोग श्यान बोलते हैं। और अश्यान बोलेंगे कब, जब दोनों के बीच में कोई घर्षण ना हो, दोनों घूम कर चलें, दोनों पानी जो है पृथ्वी के ऊपर घूम कर चले, तो उसे हम लोग अश्यान बोलेंगे। अगर पानी रगड़ कर चल रहा है तो उसे हम लोग श्यान बोलेंगे। ठीक है, श्यान तरल बोलेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं बर्नौली के प्रमेय की ओर। तो बर्नौली के प्रमेय में तीन पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो पहला पार्ट होता है वो दाब ऊर्जा होता है, जो दूसरा होता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है, और जो तीसरा पार्ट होता है वह गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इसमें। ठीक है, अच्छा रोल प्ले करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि तरल होता क्या है। तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं किसी भी बहते हुए तरल की तीन ऊर्जाएं होती हैं। तो पहली ऊर्जा जो होगी उसे हम लोग दाब ऊर्जा बोलेंगे। किसी भी बहते हुए तरल की तीन ऊर्जा होती हैं। जो पहली ऊर्जा होती है वह दाब ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा। ठीक है, और जो दूसरी होगी वह होगी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और जो तीसरा होगा वह होगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, दाब ऊर्जा को हम लोग प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और जो गतिज ऊर्जा है इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ये तीन बेस्ड होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दाब ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, दाब ऊर्जा, तो दाब ऊर्जा के लिए हम लोग समझेंगे, दाब ऊर्जा होती है किसी भी तरल पर लगने वाला दाब, किसी भी तरल पर लगने वाले दाब में जो ऊर्जा होती है, किसी भी तरल पर लगने वाले दाब में जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग दाब ऊर्जा कहते हैं। किसी भी तरल पर लगने वाली जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग दाब ऊर्जा कहते हैं। और दाब को हम लोग हमेशा P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लिया किसी बर्तन में रखे हुए पानी का घनत्व रो है, यहाँ लिखेंगे माना
किसी बर्तन में रखे हुए पानी का घनत्व रो है, ठीक है, तथा पानी का एकांक क्षेत्रफल तथा पानी का एकांक क्षेत्रफल A है, ठीक है, तथा पानी पर जो बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, वो G है। पानी पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण वह G है। तब जो दाब होगा, वह सदैव Hg और रो के बराबर होगा। यानी कि पानी में उपस्थित घनत्व, उसमें उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण और बर्तन की गहराई H के गुणनफल के बराबर होगा दाब, इस पर जो दाब लगेगा, ठीक है। ये दाब ऊर्जा हो जाएगी। इसको समीकरण 1 लेट कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा आता है गतिज ऊर्जा। तो हम लोग एक काम करते हैं, गतिज ऊर्जा के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा नंबर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो लिखेंगे, इसको हम लोग ये ऐसे समझेंगे, किसी तरल की स्थिति पर लगने वाली ऊर्जा, किसी तरल की स्थिति पर लगने वाली ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी तरल की स्थिति पर लगने वाली ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे किसी तरल की स्थिति पर लगने वाली ऊर्जा तरल की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तरल की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो तरल की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक है। ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर m हो जाएगा द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण और h हो जाएगा बर्तन की गहराई, जैसा कि हमने अभी उसमें बताया ऑलरेडी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग एकांक आयतन के लिए निकालें स्थितिज ऊर्जा, यदि एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन के लिए निकालेंगे, एकांक का मतलब इसको आयतन से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा mgh बटे आयतन को हम लोग v से डिनोट कर लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो घनत्व होता है रो, वह सदैव द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये m/v है, इसके स्थान पर हम लोग क्या रख लेंगे, रो। तो ये बन जाएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर ρgh हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, इसको समीकरण हम लोग 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को 1 मिनट देख ले रहे हैं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, जो m/v है इसको हम लोग m/v को रो से डिनोट करते हैं। रो है क्या चीज़, रो घनत्व है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जहाँ पर m/v था वहाँ पर ρgh कर लेंगे हम लोग, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं तो गतिज ऊर्जा बताते हैं।
चाहो तो सेट कर लो। एक काम करते हैं इसको। अब अगला नंबर जो है, तीसरा नंबर, वो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो हम लोग लिखेंगे किसी तरल, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते। अगला नंबर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, किसी तरल में, किसी तरल की गति के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, किसी तरल की गति के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उसकी, उस तरल की गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चलो चलो लिख दे रहे हैं एक बार, किसी तरल की गति के कारण, गति के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के ई से डिनोट करते हैं। तो एक के ई बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ पर v क्या होता है, विवेग होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो ये विवेग है ये तो ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे। एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन के लिए जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे यानी के ई एकांक आयतन के लिए तो 1/2 mv² बटे, ये इसको हम छोटा भी वाला मान ले रहे हैं क्योंकि ये वेग वाला है तो इसको छोटा भी मान ले रहे हैं हम लोग। और नीचे आयतन कर ले रहे हैं तो आयतन बड़ा कर ले रहे हैं हम लोग, ये बड़ा भी जो है ये आयतन के लिए है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो रो होता है, घनत्व होता है, वह सदैव द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो जहाँ पर m/v है, ये वाला v, इस v को हम लोग रो से डिनोट कर देंगे तो हो जाएगा के ई बराबर 1/2 रो v² बन जाएगा। ये जो v है ये वेग है, ठीक है, रो v²। ये समीकरण 3 मान लेंगे हम लोग, ये समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया 3 बेस किसके, बर्नौली के प्रमेय का, ठीक है। तो जो बर्नौली का प्रमेय है इसके 3 बेस होते हैं, जैसा कि हमने बताया, दाब, स्थिति, दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो हमने सबसे पहले आपको दाब ऊर्जा के बारे में बताया था, फिर स्थितिज ऊर्जा को बताया होता क्या है, फिर गतिज ऊर्जा को बताया कि ये क्या होता है। अब इन तीनों को मिला करके हम लोग बर्नौली का प्रमेय बनाते हैं। तो जो बर्नौली का प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग, बर्नौली का प्रमेय जो है उसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं तो बताते हैं क्या होता है। जो बर्नौली का प्रमेय है, यहां लिखेंगे बर्नौली का प्रमेय किसी असंपीड्य तथा आस्यान तरल के लिए, किसी असंपीड्य तथा आस्यान तरल के लिए दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तीनों का योग बर्नौली का प्रमेय कहलाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं किसी असंपीड्य तथा आस्यान तरल के लिए असंपीड्य तथा आस्यान तरल के लिए
दाब ऊर्जा, कॉमा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। बर्नौली प्रमेय कहलाती है। किसी असंपीड्य तथा अशांत तरल के लिए दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। ये बर्नौली का प्रमेय कहलाती है। ठीक है, तो दाब ऊर्जा को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दाब ऊर्जा क्या हो जाएगा, P प्लस स्थितिज ऊर्जा मैंने बताया था रो जी एच प्लस गतिज ऊर्जा मैंने क्या बताया था 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होगा, एक नियतांक होगा, बराबर एक नियतांक है। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है, इसको कोई हम लोग वैल्यू कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखिएगा यदि रो जी से उपरोक्त समीकरण को भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हो जाएगा P अपान रो जी, ऊपर हो जाएगा, हाँ ठीक है, प्लस इसके लिए देखिए रो जी एच बटे रो जी प्लस ये 1/2 हो जाएगा रो वी स्क्वायर बटे रो जी हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, नियतांक बटे रो और जी कर लेंगे हम लोग। अगर नियतांक को रो और जी से भाग देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, नियतांक बन जाएगा। और ये हो जाएगा देखिए, तो ये रो से रो, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास h, तो h हम लोग पहले कर ले रहे हैं, प्लस ये बच रहा है वी स्क्वायर बटे 2g प्लस ये यहाँ पर देखिएगा बच रहा है P अपान रो जी बराबर क्या हो जाएगा, यह एक नियतांक हो जाएगा, नियतांक। ठीक है, तो यह समीकरण बर्नौली समीकरण कहलाता है। यह समीकरण बर्नौली समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ जो टॉपिक ना समझ में आया हो उस पर आप कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बताया जा सके। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे ये चैप्टर या ये चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं उन लोगों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।